सेशन के तौर पे डिस्कस। ठीक है, ये सब एग्री करते हैं इससे? यस मैडम। ठीक है, क्योंकि इसमें जरा चीजें कुछ ऐसी हैं जो कि पेशेंट सिनेरियो के साथ हम उस तरह प्रॉपरली उसको कवर नहीं कर सकते। तो यस मैम। स्टार्ट विद द फातिमा। और दूसरी कौन है हमारी वॉलंटियर आज की? एक तो फातिमा आप हैं, और मैडम मैं ग्रुप में देख के बताती हूँ। ओके चलो ठीक है, हम स्टार्ट कर लेते हैं फातिमा के साथ। जी मैडम। जी जी मैडम। इसमें जो है वो बेसिकली जब हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की, क्योंकि हम इन डिफरेंट चीज़ों को हम डिफरेंट सेशन में डिस्कस करेंगे, तो जी आज मैडम। हमने इसको हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो उस पे हमने इसको फोकस किया है। चाहे वो कंबाइंड हो चाहे वो सिंगल एजेंट। तो इसमें आपने जब इसको पढ़ा तो आपको इसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज कौन सी लगी? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? अ, मैडम सारे वैसे तो मैंने पढ़ के आई हूँ। सारी? अच्छा, जी। ठीक है, वो तो जब मैं आप सारा पूछेंगे समझ आ मैं। गया। हाँ, जी मैडम। ओके। तो इसको इसकी अगर हम ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की अगर बात करें तो ये कितने किस्म के होते हैं? मैडम टू टू टाइप्स के होते हैं। एक यानी कंबाइन होते हैं जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों होते हैं। उसमें भी उसमें अगर हम देखते हैं कि उसकी एस्ट्रोजन की जो डोज होनी चाहिए वो लेस देन 30 माइक्रोग्राम होनी चाहिए, ताकि वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क ना हो। और साथ ही अगर फर्स्ट और सेकंड जनरेशन अगर प्रोजेस्टेरॉन अगर हम ऐड करते हैं तो ये बेस्ट होती हैं। इसमें हम्म। वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के रिस्क कम होते हैं। लेकिन मैडम इसमें अगर थर्ड जनरेशन है जिसमें इसमें किस चीज का डेजोजेस्टिन। रिस्क कम, किस चीज का रिस्क कम होता है? मैडम वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का। ओके ठीक है। और मैडम अच्छा, अगर और? थर्ड जनरेशन और जो फोर्थ जनरेशन प्रोजेस्टेरॉन है, डेजोजेस्ट्रिल और ड्रोस्पेरिनोन, मैडम हम्म। उनमें वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के रिस्क बढ़ जाते हैं। उनको हम्म। हम केयरफुल देते हैं। और हम्म। सेकंड वो होती हैं प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स होती हैं। उसमें हम्म। भी फिर 4 टाइप्स हैं प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स की। फिर उनका हम यानी कि ये देखते हैं जैसे अगर प्रोजेस्टेरॉन की जो ट्रेडिशनल प्रोजेस्टेरॉन है उनको अगर दें तो उनका अगर मिस हो जाए तो 3 आवर्स होता है। और मैडम अगर चलिए मिस डेजोजेस्ट्रिल का पिल की अगर। तो हम बात अलहदा से करते हैं ना, अभी तो हम सिर्फ इसकी कॉम्पोजिशन और उसकी फॉर्मुलेशन की बात कर रहे हैं इस वक्त, जी ठीक है? मैडम। तो ठीक मिस मैडम। पिल तो एक डिफरेंट सेगमेंट हो जाएगा। तो जी ये मैडम। है जो कि फोर्थ जनरेशंस की बात जब हम करते हैं तो वो है, कुछ अनक्लासिफाइड भी होती हैं जैसे सिप्रोटिडोन एसीटेट वगैरह हैं। जी तो मैडम। इसमें शी इज़ राइट कि इसमें जो फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन है उसके एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हैं, और जो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के रिस्क हैं वो कम है। ये चीज़ उलट हो जाती है इन द थर्ड जनरेशन। और व्हाट अबाउट फोर्थ जनरेशन फातिमा, एज रिगार्ड टू द एंड्रोजेनिक एंड थ्रोम्बोएम्बोलिज्म? मैडम उसके भी मैंने यही पढ़ा था कि उसमें भी वो वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के चांस ना बढ़ जाते हैं ड्रोस्पेरिनोन के साथ भी। लेकिन एंड्रोजेनिक इफेक्ट कम होते हैं, इसलिए हम दे सकते हैं जब क्या बेसिक पीसीओ। सॉल्ट एक ही है? बेसिक सॉल्ट एक ही है थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन का? बेसिक नो मतलब मैडम। जो प्रिकर्सर सॉल्ट होता है बेसिकली, ओके। प्रिकर्सर ओके। मॉलिक्यूल। ओके मैडम। क्या एक ही है कि डिफरेंट है? मैडम डिफरेंट है। कैसे? क्या मैडम डिफरेंस है? उसमें मैडम यूं तो नहीं पता, इनकी यूं था ओके कि वो ठीक है, इसमें डेजोजेस्ट्रिल बेसिकली जब हम कहते हैं ना प्रोजेस्ट्रॉन, तो दैट मींस अ नेचुरल प्रोजेस्ट्रॉन। जब हम सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो देन इट इज कॉल्ड प्रोजेस्टिन्स। ठीक है, ये आपने अक्सर ये देखा होगा कि प्रोजेस्टिन्स हैं, प्रोजेस्ट्रॉन हैं। और इसमें इसकी डिफरेंट पोटेंसी वाइज, इनके साइड इफेक्ट वाइज, इनकी रिसेप्टर सेंसिटिविटी वाइज इनकी डिफरेंट जनरेशन्स होती हैं, विथ सम डिफरेंस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द बेसिक, उनका जो मॉलिक्यूल होता है उसके साथ। अब ये जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जनरेशन है, इसमें बेसिकली इसमें डिक्रीजिंग एंड्रोजेनिक एक्टिविटी होती है लेकिन इंक्रीजिंग थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क होता है। फर्स्ट एंड सेकंड में एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं, जबकि थर्ड जनरेशन में कम हैं। तो उस हिसाब से अगर फर्ज किया पेशेंट को कॉन्ट्रासेप्शन के साथ कुछ और भी चाहिए, कुछ और इफेक्ट चाहिए, जैसे पीसीओ के केसेस में है या हाइपर एंड्रोजनिज्म के केसेस में है, या जिनमें एक्नी का बहुत प्रॉब्लम है, हिर्सुटिज्म का बहुत प्रॉब्लम है, तो उनमें फिर हम डिफरेंट उस फॉर्मुलेशन के हिसाब से हम सेलेक्ट करते हैं। और दूसरा जो फोर्थ जनरेशन है,
इसकी बेसिकली एंटी एंड्रोजेनिक एक्टिविटी होती है। दिस इज एंटी मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड एंटी एंड्रोजेनिक एक्टिविटी। अब ये जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन प्रोजेस्टिन्स हैं, दीज आर बेसिकली, इनका जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स है दैट इज 19 नॉर टेस्टोस्टेरोन। यानी बेसिक इसका जो है वो टेस्टोस्टेरोन मॉलिक्यूल के ये डेरिवेटिव्स हैं डिफरेंट। और लेकिन जो फोर्थ जनरेशन है दैट इज अ डेरिवेटिव एंड अ प्रोडक्ट ऑफ स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन। और ये तो आपको सभी उसको ही पता होगा कि स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन, जिसका एक बहुत एक फेमस जो नाम है वो एल्डेक्ट्रॉन के नाम से आती है। दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटी एंड्रोजेनिक इन द पेशेंट्स हु आर हैविंग एक्ने एंड हिर्सुटिज्म। ठीक है, ये उसमें उसका एक फंक्शन ये भी होता है। तो इस तरीके से हम देखें तो पहले तीन जनरेशन जो है उनका उनका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल फर्क है, और जो फोर्थ जनरेशन है उसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल फर्क है, तो यहाँ पे भी उसका डिफरेंस आ जाता है। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू द थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन के अंदर, एज कम्पेयर टू द थर्ड जनरेशन प्रोजेस्टेंट्स। तो ये हैं डिफरेंट जो कि हम, लेकिन जो ज्यादा कॉमनली जो हम यूज करते हैं वो अमूमन सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन ही है, लेकिन डिफरेंट फॉर्मुलेशन। मतलब एक है कॉमन यूज, एक जो बहुत हम अक्रॉस द पॉपुलेशन हम सबसे कॉमन यूज करते हैं। लेकिन फॉर द स्पेसिफिक इंडिकेशंस वेयर एडिशनल इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज रिक्वायर्ड, वहां पे फिर सेकंड और थर्ड जनरेशन कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। और जो लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स में वो बेसिकली इनके हिसाब से ही फर्क करते हैं, और उसमें नेचुरल ईस्ट्रोजन को कंबाइन करना जो है वो ज्यादा उसमें एक क्योंकि उसके साइड इफेक्ट फिर कम हो जाएंगे, एंड विद द लेस अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन। अब ईस्ट्रोजन की भी, जैसे हम इसमें कहते हैं कि प्रोजेस्टिन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जनरेशन वाइज, मॉलिक्यूल वाइज एंड साइड इफेक्ट वाइज भी, पोटेंसी वाइज भी। तो इसमें ईस्ट्रोजन की भी कोई डिफरेंट हैं फॉर्मुलेशंस हैं। मैडम डोज का मैंने पढ़ा था एस्ट्रोजन की, जैसे एथिनाइल एस्ट्राडायोल है, ये नेचुरल एस्ट्रोजन की तरह होता है, तो इसलिए इसके रिस्क कम होते हैं अगर 30 माइक्रोग्राम से कम यूज की जाए। अगर 30 माइक्रोग्राम से ज्यादा यूज करेंगे तो फिर उसके साइड इफेक्ट ज्यादा आ जाएंगे। नहीं, वो डोज के हिसाब से साइड इफेक्ट की तो जरूर, अब डोज किस में हमने कम करनी है, वो स्टार्ट विद द लो डोज प्रेपरेशन। लेकिन फिर उसकी जैसे जैसे पेशेंट यूज करता है और उसमें कुछ अगर इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं देन वी हैव टू रिव्यू इट। लेकिन जो नेचुरल ईस्ट्रोजन अगर हम प्योरली इसको कहें तो शायद नहीं, बिकॉज दीज आर द सिंथेटिक। और अच्छा। जो कॉमन यूज है वो है ईस्ट्रेडायोल का और एथिनल ईस्ट्रेडायोल का। जी एथिनल मैडम। एस्ट्रेडायोल की पोटेंसी ज्यादा है, ज्यादा कॉमनली यूज होती है। और बाकी ये है कि इसको थोड़ा सा एज कंपेयर टू एस्ट्रेडायोल उसकी डोज वेरी करती है। जो हम नेचुरल एस्ट्रोजन की बात करते हैं वो बेसिकली एस्टेट्रोल, एस्टेट्रोल है जो कि कहलाती है। और अब इसकी जो नई प्रेपरेशंस आई हैं उसमें एस्टेट्रोल के नाम से ये जानी जाती है, और इसको इसका जो इफेक्ट है वो क्लोज टू द नेचुरल ईस्ट्रोजन है। अब इसमें जो हम प्रोजेस्टेरोन से ही रिलेटेड एक बात जो मैं कह दूं, अब इसमें जो ज्यादातर जो हम करते हैं वो नॉरएथिस्ट्रोन प्रेपरेशंस में इनमें होती हैं, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में ज्यादातर नॉरएथिंड्रोन, जिसमें नॉरएथिस्ट्रोन भी आ जाती है, लेकिन नॉरएथिंड्रोन इज कंसिडर्ड टू बी द प्योरली एक्सक्लूसिवली फर्स्ट जनरेशन। जबकि नॉरएथिस्ट्रोन का इफेक्ट तकरीबन उस ग्रे एरिया में आता है जो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के दरमियान में है। इसी तरह से जो फर्स्ट जनरेशन में है वो लाइनेस्ट्रोनॉल भी है। सेकंड जनरेशन में जो बहुत फेमस सॉल्ट है वो लिवोनॉर्जेस्ट्रोल है, और नॉर्जेस्ट्रोल भी, यानी ये तकरीबन नाम इसके मिलते जुलते हैं। और बाकी जो थर्ड जनरेशन में है, जैसे हमारे अगर हम ट्रेड नेम के हिसाब से देखें तो डिफेस्टॉन, प्रोजिफिक, ये सारी थर्ड जनरेशन में आती हैं। तो उसमें नॉर्जेस्टिमेट, जेस्टोडीन और डेसोजेस्ट्रॉल। अब डेसोजेस्ट्रॉल का ही जो एक बाय प्रोडक्ट है वो एटोनोजेस्ट्रॉल है, जो एक उसका एक एक्टिव कंपोनेंट है, जो कि बेसिकली जो है वो बहुत सारी उसमें पाया जाता है, ये जो इम्प्लांट्स वगैरह, और उसमें जो हम कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट के तौर पे यूज, टूल्स के तौर पे यूज कर रहे होते हैं। तो ये थर्ड जनरेशन में आ जाते हैं।
अब इसमें अब ये तो हो गया इनकी डिफरेंट जो फॉर्मुलेशन के हिसाब से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की डिफरेंट वैरायटीज और उनके साइड इफेक्ट्स और ये सारा कुछ। क्योंकि जब भी आप प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो पेशेंट की ज़ाहिर है कुछ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होता है, कुछ इंडिकेशंस होती हैं, वो सारा जो मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारा देख रहे होते हो। लेकिन फिर आप उसमें उसकी स्पेसिफिक नीड्स भी देखते हैं। अब जैसे जब हम नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें डेफिनेटली आपने कुछ वो भी अवेल करने होते हैं साथ के साथ, कि अगर पेशेंट का सोल पर्पस ये नहीं है कि कॉन्ट्रासेप्टिव है बल्कि उसको कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उसको ऐसी प्रेपरेशन दें जो उस दूसरे प्रॉब्लम को, नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव जो इफेक्ट है उसको एनहेंस कर सके। तो इसमें हमें उसकी फॉर्मुलेशन को जरा देखना पड़ता है जो अमूमन हम नहीं देख रहे होते, कि इसमें प्रोजेस्टेरॉन कौन सा है और ईस्ट्रोजन कौन सा है। अब हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ ओसीपीज, कंबाइंड और कॉन्ट्रासेप्टिव्स की टाइप्स कितनी होती हैं। मैडम टाइप्स, हम्म। मैडम सीओसीपीज की। नहीं नहीं, एक तो पीओपी होगी ना, एक कंबाइंड है, कंबाइंड में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है। जी कंबाइंड मैडम। की आगे से टाइप्स क्या होती हैं, अब हम फॉर्मुलेशन की बात नहीं कर रहे, अब हम उसके ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के सॉल्ट की बात नहीं कर रहे, रादर वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसका मैडम मतलब एक क्या है? मैडम मतलब डोज में होता है ना मैडम, यानी कि यस है उसमें कम डोज होती है, और जैसे नहीं नहीं, फैमिली है वो एक उसमें। लो डोज, ठीक है, वो लो डोज पिल और सारा कुछ बेसिकली, इससे मेरा मतलब ये है कि ये मोनोफेजिक है या ट्राइफेजिक है। व्हाट इज द ओके। डिफरेंस बिटवीन दीज टू? मैडम मोनोफेजिक में ना उसकी जो फार्मूलेशन होती है वो सेम होती है। जो बाईफेजिक है उसमें फार्मूलेशन में ना वो डेज में चेंज करते हैं, कि फर्स्ट यानी 15 डेज उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है, नेक्स्ट डेज में कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है जो बाईफेजिक होती हैं। हाँ, नेक्स्ट ट्राइफेजिक। 14 डेज। ट्राइफेजिक। मैडम ट्राइफेजिक का ट्राईफेजिक। मतलब क्या है कि 3 दफा उसमें डोज चेंज हुई, ईस्ट्रोजन की भी प्रोजेस्टेरॉन की भी। यस मैडम। और बेसिकली इसने अब 3 फेजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के भी, मतलब वैसे तो 4 होते हैं लेकिन अगर हम नॉन ब्लीडिंग डेज को वो देखें तो वो 3 फेजेस हैं। फॉलिकुलर फेज, ओवुलेशन फेज एंड ल्यूटियल फेज। तो उसमें इन तीनों के हिसाब से उसकी जो ईस्ट्रोजन की प्रोजेस्टेरॉन की डोज है वो तकरीबन नॉर्मल साइकिल के पैटर्न से मिलती जुलती होती है। तो इसमें बहुत अच्छा साइकिल कंट्रोल भी होता है और इसमें साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं क्योंकि वो एक ही मिकदार में सारा नहीं चल रहा होता। और इफेक्टिव इसमें कॉन्ट्रासेप्शन होती है। लेकिन इसमें मसला ये है कि इसमें हम एक्सटेंडेड यूज नहीं कर सकते बाज दफा, क्योंकि इसमें इसमें 7 दिन की एक प्रेपरेशन है, 7 दिन की एक है, 7 दिन की एक है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ट्राइफेजिक। मोनोफेजिक जो है वो आसान है इस्तेमाल करना, लेकिन उसमें बाज दफा साइड इफेक्ट थोड़े से ज्यादा होने के चांसेस होते हैं क्योंकि उसमें एक ही मिकदार में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन मिली हुई होती है। अब बास मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद फेजिस में हो सकता है ईस्ट्रोजन की मिकदार हमें कम चाहिए हो लेकिन हमने उसको उतना ही रखा हुआ है, तो डेफिनेटली उसके साइड इफेक्ट थोड़े से हो सकते हैं, ज्यादा होने के चांसेस हैं। तो ट्राइफेजिक लेस कॉमनली यूज्ड बट मोस्ट कॉमनली इट इज द मोनोफेजिक, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा इसको फुल प्रूफ तरीके से रखना होता है कि आम एक लेमैन भी उसको यूज करे तो उसमें मिनिमम साइड इफेक्ट्स हों, क्योंकि साइड इफेक्ट के बेस पे फिर कंप्लाइंस रेट भी उसका इफेक्ट होता है। अब इसमें व्हाट आर द डिफरेंट रिजीम्स टू यूज इट? मैडम ये 21 डेज की रजीम होती है और 28 डेज की रजीम। यानी कि हम्म। अगर 21 डेज में तो हम लोग उसमें हार्मोन होते हैं, और जो 28 डेज की रजीम होती है उसमें हम वो प्लासिबो होती है। और सेकंड होती है मैडम जिसमें 24 डेज के लिए एक्टिव पिल्स होती हैं, हम्म। जिसमें क्लेरा जुले आ जाती है, जुले। और उसके अलावा और 4 इनएक्टिव टैबलेट्स होती हैं जो। और उसके हम्म। अलावा एक वो होती है क्लेरा जिसमें 26 डेज के लिए हम लोग एक्टिव पिल्स देते हैं, और 2 डेज वो होती हैं हार्मोन फ्री इंटरवल होता है। हम्म। तो इनको जी हम मैडम। क्या कहते हैं, ये जो हमने ज़ाहिर 21/7 अब ये जो है ना मैडम इसको रिजीम वन जो आपने बताई है, बेसिकली ये 20 साइक्लिकल रिजीम है। अब इसमें मैडम साइक्लिकल, जी जी बेटा, आप कुछ कहना चाह रहे हो? मैडम वो मैं कह रही थी कि साइक्लिक होती है कि जो हम वो दें 28 डेज के लिए दें, हम्म। और दूसरी सिक्वेंशियल होती है जिसमें 21 डेज हम देते हैं और फिर 7 डेज फ्री इंटरवल होती होता है, उसमें दोनों ही सिक्वेंशियल। साइक्लिकल है, सिक्वेंशियल नहीं होती। सिक्वेंशियल का लफ्ज हम एचआरटी में यूज करते हैं।
ओके सीक्वेंस ओके मैम। बेसिकली जो साइक्लिकल है, साइक्लिकल का मतलब ये है कि 3 हफ्ते हार्मोन की पिल्स दो, 7 दिन के लिए उसको छोड़ दो या प्लेसिबो दे दो। प्लेसिबो देने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जस्ट टू मेंटेन अ हैबिट ऑफ टेकिंग अ पिल अ डे, और पेशेंट को डेज जो पिल फ्री डेज हैं उसको काउंट करने में किसी गलती का इम्कान नहीं रहता। सो दिस इज रादर एन एरर प्रूफ मेथड कि आप यस। 21 पिल्स तो हार्मोन कंटेनिंग पिल्स हैं और 7 हैं हार्मोन फ्री पिल्स। तो दोनों ही चीजें 21 हो या 28 हो, ये दोनों ही चीजें साइक्लिकल कहलाएंगी। हाउएवर, इफ यू जो 24/4 या जो आप 26/2 वाली बात कर रहे हो, व्हाट इज दैट कॉल, इज इट स्टिल साइक्लिकल या कुछ और इसमें हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं? मैडम इसका साइक्लिक यूज करेंगे? आ, मैडम नहीं, क्लियर देखो नहीं हुआ। साइक्लिकल तो वो है जिसमें हमने 21 दिन के लिए दी और 7 दिन के लिए उसका हार्मोन फ्री इंटरवल है। लेकिन जब इस 21 डेज को आप कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए जब आप आगे एक्सटेंड करते हो, तो दीज आर कॉल्ड द एक्सटेंडेड पिल्स। ओके मैम। एक्सटेंडेड का मतलब ये है कि आपने वो जो एक ट्रेडिशनल तरीका है कि 7 डेज का हार्मोन फ्री इंटरवल होता है, आप उसमें मजीद हार्मोन पिल्स डाल रहे हो। और अमूमन ये प्रेपरेशन गैस में जैसी होती हैं 24/4, और इसमें ये होता है कि इसमें आपने जो है वो देनी है, ज़्यादा एक्सटेंडेड यूज़ है हार्मोन कंटेनिंग पिल्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एंड्रोजेनिक जो इफेक्ट्स हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोजेस्टेरोन की टाइप्स हैं वो फर्क होती हैं। अब इसमें आप एक्सटेंडेड यूज में सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ 24 डेज दें या 26 डेज दें, आपने हार्मोन फ्री इंटरवल को कम कर दिया लेकिन खत्म नहीं किया। यानी 1 महीने के बाद या जो 24 दिन के बाद आपका 2 दिन के लिए, या 24 दिन के बाद 4 दिन के लिए हार्मोन फ्री इंटरवल, और 26 दिन के बाद 2 दिन का हार्मोन फ्री इंटरवल, तो आपने ग्रेजुअली इसको कम कर दिया। कैन वी स्टिल एक्सटेंड इट फॉर मोर वीक्स? क्या हम इसको यस और मैडम। ज्यादा अरसे के लिए यस कर सकते हैं? हम्म। यस मैडम, इसको 9 वीक के लिए भी हम दे के उसके बाद 1 वीक के लिए हार्मोन फ्री इंटरवल भी कर सकते हैं एक्सटेंडेड हाँ, ये रेजीम में। एक्सटेंडेड यूज है। और हम्म, बेसिकली जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि बाज दफा पेशेंट कहते हैं मुझे हेडेक हो गया, वेट बढ़ गया, या मूड चेंजेस आ गई, या ये सारे जो हॉर्मोन्स एसोसिएटेड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली समटाइम्स इसका बड़ा ड्यूअल इफेक्ट होता है कि हम तो ये समझते हैं कि ये इट इज एक्सक्लूसिवली ड्यू टू हार्मोन कंटेनिंग पिल्स। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब पेशेंट उस हार्मोन फ्री इंटरवल में पिल्स छोड़ता है, तो एस्ट्रोजन के विड्रॉल से भी ये इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। और व्हेन शी इज यूजिंग द सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, तो ये उसका भी इफेक्ट हो सकता है। सो टू वे वो हम उसकी मैनेज करती हैं, या तो हम उसका एक्सटेंडेड यूज कर दें कि उसमें विड्रॉल इफेक्ट कम से कम हो, या फिर हम उसको लो डोज पिल्स पे डाल देते हैं, यानी उसकी मिकदार हम कम कर देते हैं। यूजुअली ये जो सिम्टम्स आते हैं ये विद इन 3 मंथ्स सेटल हो जाते हैं यूजुअली। लेकिन अगर ना हो तो देन वी हैव टू रिव्यू द मेडिकल कंडीशन के कोई और ऐसी चीज तो नहीं है, और इफ शी इज हैविंग सम रिस्क फैक्टर्स, अगर जो रिस्क फैक्टर को हमने एक्सक्लूड किया होता है, देयर आर सम एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर विच द पेशेंट इज नॉट फिट टू टेक ओसीपीज। लेकिन हम फिर भी उसको टाइम टू टाइम हमने रिव्यू करना होता है, जो हम फॉलो अप के साथ इसको डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो है वो अब इसमें 9 वीक्स के लिए जो आपने बताया, उसके बाद 1 हफ्ते के लिए उसका हार्मोन फ्री इंटरवल हो सकता है, इवन 4 दिन का भी हो सकता है। और इसके अलावा जो है इसमें और कौन सी रिजीम हो सकती है? क्या हम इसको कॉन्टिन्यूसली भी दे सकते हैं? यस मैडम, हम कंटिन्यूस भी दे सकते हैं जिसमें हम 6 मंथ के लिए भी देते हैं, अगर जैसे एंडोमेट्रियोसिस की आफ्टर सर्जरी हम्म। के बाद के रिकरेंस को रोकने के लिए कि हम्म। ताकि रिकरेंस ना हो, और पेशेंट उसमें के उसमें सिम्टम्स कॉन्टिन्यूस इंप्रूव हो। देने के लिए फिर आपको लो डोज पिल हमेशा सिलेक्ट करनी पड़ती हैं, ओके। क्योंकि हाई डोज ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों के साथ जो सिम्टम्स आते हैं वो फिर आपने मिनिमाइज करना होता है। सो देर आर 3 यूज, साइक्लिकल, एक्सटेंडेड एंड द कॉन्टिन्यूस। ठीक है। तो अगर इसकी रिजीम्स पे बात हो तो ये 3 रिजीम्स हैं जो आपने पेशेंट टू पेशेंट सिलेक्ट करनी होती है। तो प्रिस्क्राइबिंग ओसीपीज फॉर अ पेशेंट
ये कोई 2-4 मिनट की बात नहीं होती। आपने पेशेंट को सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा पेशेंट ये ले सकता है और कौन सा पेशेंट नहीं ले सकता। इसकी इफेक्टिविटी किन किन चीजों से इफेक्ट होती है? मैडम ओरल, अगर यानी कि ओरल ले रही हैं तो अगर यानी कि पेशेंट को अगर वॉमिटिंग आ गई है तो उससे भी उसकी विद इन 3 आवर्स के अंदर उससे भी हम्म। उसकी इफेक्टिविटी डिस्टर्ब होगी, तो उन्होंने कहा कि दोबारा से उसको लेनी है अगर 3 आवर्स के अंदर वॉमिटिंग आ गई है। और हम्म। उसके अलावा सेकंड मैडम, अगर बेरेटिक सर्जरी पेशेंट की हुई है उससे भी हम्म। इफेक्टिवनेस उसकी ओरल की डिस्टर्ब होगी। उसके बाद हम्म। उन्होंने कहा कि वो पेशेंट एलिजिबल नहीं है ओरल के लिए, वो कोई और रूट यूज करेगी। हम्म। और ओरल था। क्या और ज्यादा मैडम अगर वेट क्या वेट, ज्यादा जी वेट मैडम मैं वाला यही बात कर रही जिसका जी। बीएमआई ज्यादा हो, क्या उस पे भी इफेक्ट कुछ नहीं, होते हैं कम ज्यादा? नहीं मैडम, नहीं मैडम ओरल का नहीं है, लेकिन ट्रांसडर्मल है कि अगर उसके पैच का अगर 90 kg से ज्यादा वेट हो तो वो इफेक्ट होती है, लेकिन ओरल का इफेक्ट वेट पे नहीं है। हम्म। और हाँ। इफेक्टिविटी किससे इफेक्ट होती है? मैडम इससे और ये मुझे बाय नहीं द माइंड में आ मेथड टू रहा है। यूज, बाय द मेथड टू यूज। हाँ जी। बेसिकली जो हम दो तरीके होते हैं जिससे इफेक्टिविटी बेसिकली जिस पे या इफेक्ट उसका या सक्सेस रेट उसका या फेलियर रेट आप कह लो, जो इफेक्ट होता है बाय द मेथड टू टेक। और जी। ये चीज वो है जो हम पेशेंट को बहुत तसल्ली से समझा रहे होते हैं कि उसको कैसे लेना। अब जो इसमें दो तरीके हैं, इसके हमेशा जो इफेक्टिविटी किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव टूल की है, मेथड की है, वो दो तरीकों के हिसाब से हम करते हैं, परफेक्ट यूज एंड टिपिकल यूज। व्हाट इज जी। परफेक्ट यूज? मैडम परफेक्ट यूज ये कि पेशेंट ना मिस नहीं करेगी, अगर उसने पिल्स यानी कि लेनी है तो वो डेली लेगी और अपने टाइम पीरियड पे लेगी। ये टिपिकल तो यूज है ये है कि करेक्ट वो यूज। ये परफेक्ट करेक्ट। यूज में करेक्ट यूज, और इसमें परफेक्ट यूज में और क्या चीज शामिल होती है? एक तो और ये मैडम रोज एक ही टाइम पे लेनी है, और और वो मैडम उसकी उसके ऊपर वो भी हो, कंप्लाइंस भी हो, कि जैसे अगर पेशेंट कोई वो इंजाइम इंड्यूसिंग मेडिसिन ले रही है तो ऐसा भी ना हो कि कोई इंजाइम इंड्यूसिंग मेडिसिन ले रही हो, इस तरह नहीं, मतलब वो तो इफेक्ट ड्रग होगी। इंटरेक्शन में चीज आ जाती है ना, लेकिन इसमें बेसिकली है कंसिस्टेंट एंड करेक्ट यूज, जी मैडम। जो परफेक्ट मेथड है। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट जो होगा वो फिर टिपिकल मेथड है। ठीक टिपिकल है, मीट। मतलब जो जी उसका मैडम। है कि कभी उसने छोड़ दिया, फिर कभी भी। कभी टाइम में चेंज कर दिया, तो उसमें कितना फिर फेलियर रेट होगा विद द टिपिकल एंड परफेक्ट यूज दोनों के मैडम साथ। उसमें 9% है, अगर यानी कि अगर वो टिपिकल और यूज करते तो परफेक्ट नाइन के साथ, परसेंट फेलियर परफेक्ट के तकरीबन साथ उसमें 1% फेलियर है, 99% इफेक्टिव लेस है देन वन अगर परसेंट बल्कि टेन क्लोज टू परसेंट 0.3%। ठीक है। ओके जी मैम। तो इसलिए इसमें बहुत फर्क है, ये यही वजह है कि इसमें ये इंस्ट्रक्शन पेशेंट को देना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें जो बाकी जो हम इसको स्टार्ट करने का, नाउ कमिंग टू द पेशेंट काउंसलिंग, के अब हमने इसको स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले मैडम पेशेंट को पहले हम एलिजिबल क्राइटेरिया देखेंगे हिस्ट्री पे। हम्म। इसमें हम्म। सिर्फ हम लोग हिस्ट्री ही अच्छी लेते हैं कि पेशेंट सबसे पहले हम्म। मेंटली पेशेंट ठीक हो, हम्म। एजुकेटेड, एजुकेशन में भी आ जाते हैं लेकिन मेंटली भी ठीक हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है यानी कि जिसको हम दे। मेडिकल एलिजिबिलिटी में बेसिकली जो क्राइटेरिया, अगर आपने कभी वो मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो व्हील होता है वो अगर जी देखा मैम। हो, जी तो मैडम। उसमें डिफरेंट जो हैं वो दी होती हैं मेडिकल डिसऑर्डर जिसके हिसाब से उसका वो होता है। लेकिन अगर फर्ज किया आपने पेशेंट को जो है वो वैसे अदरवाइज जो देखना है, वो और क्या क्या चीजें आप देखते हो, आपने सारी वो जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं वो रूल आउट करनी है। ठीक आप है और मैडम, वो क्या रूल आउट। चीजें देखते हो कि जिसमें आपने पेशेंट को ये डिसाइड करना है कि हम इसको पिल दे भी सकते हैं कि नहीं? मैडम इसके अलावा मेडिके मैडम वो कोई पेशेंट के वो मेडिसिन। सारे क्राइटेरिया जिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को हम ये दे सकते हैं पिल्स या नहीं दे सकते, और अगर मैडम देंगे तो पेशेंट। हम कौन सी देंगे? जी मैडम। मैडम सबसे पहले तो हम ये देखेंगे पेशेंट को कोई डिजीज वगैरह ना हो, कोई पेशेंट कोई मेडिकेशन ना यूज कर रही हो, यानी हम्म। कोई हार्मोन इंड्यूसिंग कोई मेडिकेशन ना ले रही हो। इसके अलावा हम्म। पेशेंट
को कोई मेडिकल डिसऑर्डर, माइग्रेन विद ऑरा एंड हाइपरटेंसिव 160/110 से ज्यादा बीपी ना हो। फैमिली हिस्ट्री हम्म। उसकी देखेंगे, उसकी अपनी वीटीडीज का असेसमेंट उससे पूछेंगे कि कोई ऐसी डिजीज तो नहीं है। उसका लीवर डिजीज को रूल आउट करेंगे। और हम्म। ब्रेस्ट के लिए हम देखेंगे फैमिली हिस्ट्री, ब्रेस्ट को रूल आउट करेंगे, कोई एनी फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है। और हम्म। लीवर ट्यूमर्स वगैरह। और मैडम बाकी बैरियाट्रिक सर्जरी वगैरह को रूल आउट करेंगे। इस हम्म। तरह की कोई क्राइटेरिया नहीं है। जब हमें पता चल जाएगा हम उसको दे सकते हैं। ऐसा कोई मतलब रिसेंट उसकी सर्जरी भी ना हुई हुई हो, हम्म। इमोबिलाइजेशन भी ना हो पेशेंट की, और कंप्लाइंस भी अच्छी हो, पेशेंट ले भी सकती हो। उसके बाद मैडम हम्म। उसको फर्स्ट सिलेक्शन के बाद हम उसको कहेंगे जो उसका नेचुरल साइकिल है को बेहतर है कि नहीं, उसके। अभी फिर लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी। ठीक जी। है, उसके लाइफस्टाइल फैक्टर, उसकी कंप्लायंस, उसका एजुकेशन स्टेटस, प्रीवियस मेथड अगर उसने कभी यूज किए, उनके साथ कोई प्रॉब्लम हुआ या ना हुआ। यानी हो सकता है वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स उसने पहले भी कभी यूज की हों। एंड और ये भी आप देखते हो कि उसको मतलब बेसिकली यू ऑफर देम द डिफरेंट मेथड्स इफ देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन टू यूज इट। फिर जब वो यस मैम। चूज करती है देन वी सी द सूटेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मेथड अकॉर्डिंग टू द हर लाइफस्टाइल। एक पेशेंट जो जी। अनएजुकेटेड है, जिसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, शी कैन टेक एंड सेलेक्ट एवरी टाइप ऑफ मेथड, जिसको हम शेल्फ मेथड कहते हैं। अब अगर उनमें से वो कहती है कि मैंने टेबलेट्स लेनी है, तो फिर आप ये जी। देखोगे वो पढ़ी लिखी कितनी है, कॉम्प्लायंस कितनी है, ये सारा कुछ। क्योंकि अगर उसने ओसीपीज को इस तरह इरेगुलर तरीके से लेना शुरू किया तो गड़बड़ हो जाएगी। सो फॉर दोज पेशेंट जो सिलेक्ट द लार्क, तो इस तरह से ये लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर भी आप डिसाइड करते हो कि इसको हमने क्या देना है। और इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हर पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट सी, ये कोई डिजीज और किसी और ऐसी मिलिग्नेंसी का रिस्क तो नहीं है इन द अदर फैमिली मेंबर्स। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री। और एग्जामिनेशन में तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा इन्वेस्टि उसमें एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसमें यह है कि फॉर द ओसीपीज अगर बीएमआई उसका ज़्यादा है, तो फिर आप ये उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल तो ज़ाहिर है सारा आपने वो देखना ही है। तो वहां पे जो हिस्ट्री ऑफ हाइपरलिपिडीमिया इन द फैमिली, इन द पेशेंट हरसेल्फ, उसकी पर्सनल हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, उसकी फैमिली हिस्ट्री, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट टू सिलेक्ट अ मेथड एंड टू बेसिकली टू रिड्यूस द ड्रॉप ऑफ्स। कि पेशेंट ऐसा ना हो कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको अगर हम बताएं कि ये आपने इस तरह से लेनी है, उनको हेडेक हुआ, उन्होंने दवाई छोड़ दी, फिर वो इरेगुलर ब्लीडिंग के साथ आ जाते हैं या अनप्लान्ड प्रेगनेंसी के साथ आ जाते हैं। सो एवरीथिंग हैज टू बी असेस्ड प्रॉपरली उससे यस पहले कि मैम। हम वो चूज करें और उसके बारे में फिर उसको बताएं। तो इस डिटेल्ड एग्जामिनेशन मैंडेटरी इन द पेशेंट बिफोर स्टार्टिंग इट। हिस्ट्री तो हमने ले ली, सारा कुछ हमने देख लिया। मैडम उसमें यही था कि सिर्फ एग्जामिनेशन में जैसे बीएमआई लिखा हुआ है, एफ एफआरएसएच की गाइडलाइन में तो यही लिखा हुआ है कि हम्म। एग्जामिनेशन की भी हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ हिस्ट्री और उसके अलावा बीएमआई एंड ब्लड प्रेशर। और उन्होंने कहा हम्म। था पेल्विक असेसमेंट की भी कोई इतनी जरूरत हाँ, नहीं है। जरूरत नहीं है अनलेस के पेशेंट कोई ऐसी सपोज ट्रॉफी। अगर पेशेंट आता है कि मुझे मतलब कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए फॉर 3 इयर्स, और इसके जी। अलावा उसको इरेगुलर ब्लीडिंग का पैटर्न है, तो फौरन आपके जहन में आता है कि इसको मैं ओसीपीज दे दूं, दोनों पर्पज सर्व हो जाएंगे। लेकिन इरेगुलर ब्लीडिंग की वजह तो नहीं पड़ेगी ना। तो जी उसके मैडम। लिए वो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन या स्पेसिफिक एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। यस मैडम, लोकल फिर हम एग्जामिनेशन हाँ, कर फिर वो लेंगे। हम लोकल एग्जामिनेशन करेंगे, कोई पॉलिप तो नहीं है या कुछ और ऐसा प्रॉब्लम, सर्वाइकल लीजन्स तो नहीं है, उसके हिसाब से फिर हमने उसको पहले उसको मैनेज करके फिर हम उस पे डालेंगे। बिकॉज देन वी हैव टू रूल आउट एंड टू ट्रीट द कॉज ऑफ इरेगुलर ब्लीडिंग बिफोर वी गो फॉर द स्टार्ट ऑफ ओसीपीज। ठीक यस है। मैडम। तो यस मैडम। अब हमने इसको स्टार्ट करना है पेशेंट को। अब फर्ज किया हमने कि सारा कुछ पूरा कर लिया, कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है पेशेंट में? नहीं मैडम, कोई इन्वेस्टिगेशन अगर मतलब पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री है तो फिर हम लिपिड प्रोफाइल करवा सकते हैं, लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं है कोई। अच्छा, ठीक है। तो इसमें बाकी अब स्टार्ट करने का हमने पेशेंट को बताना है, तो हाउ टू जी मैडम। स्टार्ट इट?
मैडम अगर पेशेंट को हम कहेंगे जो फर्स्ट उसका जो साइकिल होगा नेचुरल साइकिल, तो हम्म। उसके विद इन 5 डेज के अंदर वो स्टार्ट करती है, तो उसको उसके अलावा कोई यानी कि कंट्रासेप्शन की उसके बाद जरूरत नहीं है, किसी हम्म। भी यानी कि बैरियर मेथड की। लेकिन अगर हम्म। वो विद इन 7 डेज यूज नहीं करती, अगर वो किसी और दिन आती है कि मुझे आज ही यूज करना है, तो हम्म। उसमें हम उसको कहें पहले तो यही कोशिश होगी कि नेचुरल डे पे ही स्टार्ट करें, नेचुरल साइकिल के विद इन 5 डेज। अगर लेकिन अगर वो किसी और डेज पे आती है, स्टार्ट करना चाहती है जिनके तो फिर उसमें हम 7 डेज के लिए उसको कहेंगे कंसेक्टिव टैबलेट्स ले। और इस दौरान अगर उपसी होता है तो उसमें वो कोई मतलब कंट्रासेप्शन वो बैरियर मेथड यूज करे, कंडोम अब यूज करे, तो इसमें दो चीजें 7 डेज। हैं। अब अब देखो, अब इसमें अगेन वी विल गो फॉर द टाइप ऑफ ईस्ट्रोजन। ओके मैडम। अगर तो उससे जो ओसीपीस हैं उसमें खाली ईस्ट्रेडायोल है, तो फिर उसको पहले दिन से शुरू करो। क्योंकि मैंने ओके बताया था मैडम। ना, एथिनाइल ईस्ट्रेडायोल की जो पोटेंसी है वो ज्यादा होती है। अगर आपने एथिनाइल ईस्ट्रेडायोल की प्रेपरेशन वाली पिल्स आपने यूज करनी है, तो फिर उसको विद इन 5 डेज यूज कर लो। और अगर 5 डेज के बाद, क्योंकि देखो फॉलिकल किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में फॉलिकल स्टार्ट टू गेट मेच्योरिंग इवन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। और जो एंडोमेट्रियल जो रिपेयर है, जो प्रोलिफरेशन है, वो दैट स्टार्ट्स विद इन द ब्लीडिंग डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो फॉलिकल की मैचुरेशन तो उस वक्त से शुरू हो जाती है। तो इसलिए फॉलिकल को मैच्योर, पहली चीज तो ये है कि उसने इसमें फॉलिकल की मैचुरेशन को भी रोकना होता है और ओव्यूलेशन को भी रोकना होता है ओसीपीस ने। प्रोजेस्टेरोन ऑनली पिल्स का इनके साथ साथ एडिशनल इफेक्ट होता है सर्वाइकल थिकनिंग, म्यूकस थिकनिंग। तो इसमें सबसे बेस्ट इफेक्ट होता है जब आप फर्स्ट डे से, और इसमें ये कहा जाता है कि अगर आपने फर्स्ट साइकिल अभी आपने उसको पहली दफा स्टार्ट किया ओसीपीस को, तो सबसे अच्छा इफेक्ट तब होता है जब आप उसको पहले दिन से शुरू करो, irrespective of the preparation. But specifically, if you are going to start an estradiol preparation, तो फिर उसको पहले दिन से जरूरी शुरू करो। और अगर एथिनाइल estradiol है तो उसमें भी ये है कि विद इन फर्स्ट 5 डेज, यानी अच्छे इफेक्ट के लिए स्टिल यू कैन स्टार्ट इट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल, वरना 5वें दिन तक तो हर हाल में। और उसके बाद अगर आपने शुरू किया है तो पेशेंट बहुत लाइबल है कि वो प्रेग्नेंट ना हो जाए ड्यू टू सम अनप्रोटेक्टेड कोइटस, तो ऐसी सूरत में फिर आप उसको एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन देते हो टिल द सीरम लेवल्स आर बिल्ड अप टू बी अनफ फॉर द सप्रेशन ऑफ द ओव्यूलेशन। ठीक है। यस मैडम। तो जी मैडम। इसलिए इसको इस तरह से आपने करना होता है। अब इसमें जो डिफरेंट है ना, अब जहाँ पे हम स्टार्ट की बात करते हैं वहाँ पे ये भी होता है कि पेशेंट हमारे पास आया, उसने कहा अनप्रोटेक्टेड क्वार्टर्स है, हमने उसको इमरजेंसी जो है एम किट या पोस्टिन और वट एवर हमने इमरजेंसी प्रेपरेशन उसको दे दी। लेकिन पेशेंट के अगर चांसेस हैं कि ये दोबारा से अनप्रोटेक्टेड क्वार्टर्स ना हो, एंड माइट बी शी इज नॉट एबल टू अचीव द फैसिलिटी ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, या उसमें ये खतरा हो कि कहीं अनप्लान्ड प्रेगनेंसी ना हो जाए, देन डेफिनेटली शी हैज टू बी ऑन रूटीन कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो इस ऐसी सूरत में जो पेशेंट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे होते हैं, बार बार ले रहे होते हैं, या इवन फॉर द वन टाइम, उनमें हमेशा ये बेहतर होता है कि उस अनप्रोटेक्टेड क्वार्टर्स को कवर करो बाय इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव वट एवर इट इज, और उसके बाद उसको रूटीन के कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे डाल दो। एंड इफ वी हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड द पेशेंट ऑप्ट फॉर दैट एंड देर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साथ आप कैसे इसको स्टार्ट करोगे? मैडम हम वो देखेंगे इमरजेंसी उसमें। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के साथ, मेथड तो कोई भी हो सकता है। जी। एक हम्म। हम्म। मेरे पीछे शोर है, मैं बताती हूँ। मैंने उसमें हम्म। हम देखेंगे कि उसने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन यूज कौन सा की है। कि जैसे ओके। अगर लिवोनॉर्जेस्ट्रियल टैबलेट्स ली है, तो उसमें तो हम उसी टाइम उसका वो स्टार्ट करा देंगे हाँ। सीओसीपीज, और 7 डेज के लिए उसको कहेंगे कि वो ठीक अपना है। कोई और कंट्रासेप्शन यूज करे बैरियर मेथड, जब तक कि वो उसका इफेक्टिवनेस नहीं आ जाती। लेकिन ठीक मैडम है। अगर उसने यूलिप्रोस्टोट एसीटेट ली है, तो उसमें हम हाँ। वेट करेंगे। उसको हम क्यों कहेंगे वेट कि करेंगे? उसमें मैडम क्यों उसका नहीं ना, start क्योंकि करेंगे? क्योंकि वो प्रोजेस्टेरोन मॉड्यूलेटर होते हैं ना, तो वो उसके रिसेप्टर
को इफेक्ट करेंगे और प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट को नहीं आने देंगे, जो सीओसीपीज का इफेक्ट है उसके यानी अंदर जो दोनों एक प्रोजेस्ट। दूसरे का इफेक्ट एंटेगोनाइज करेंगी। यस ठीक मैडम। है, ये यस दोनों मैडम। एक दूसरे का इफेक्ट एंटेगोनाइज करेंगी और ओवरऑल जो कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी है इवन ऑफ द यूपीए वो भी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, यस मैडम। फिर ठीक है। मैडम उसको कहेंगे, हम्म। जी मैडम उसको कहेंगे 5 डेज के लिए तो वो वैसे भी इस यूज ना करे सीओसीपी। उसके हम्म। बाद भी अगर वो सीओसीपी यूज करती है तो फिर नेक्स्ट 7 डेज वेट करे तक उसके इफेक्ट आने में। इस तरह उस 12 डेज के लिए मतलब वो बैरियर मेथड कोई भी यूज करेगी या ऑप्सी 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 नहीं करेगी। और तो हम्म। उसके बाद जब तक कि वो उसका सीओसीपी इफेक्टिव ना हो जाए मैकेनिज्म, तब हम्म। तक वेट हम्म। करेगी। ओके। क्योंकि अब देखो लिवोनॉर्जेस्ट्रोल हमने अगर उसको दी आ, तो उसमें तो इमिडिएटली उसने स्टार्ट करना ही है, बट डू यू थिंक दैट शी स्टिल नीड एडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जैसे यस मैडम। बैगियर मेथड है या वो? यस मैडम, उसमें भी वो 7 डेज के लिए एडिशनल मेथड यूज करेगी, क्योंकि सीओसीपीज हम्म। को इफेक्ट आने में 7 डेज लगेंगे। तब हम्म। तक कि वो एडिशनल लेकिन कॉन्ट्रासेप्शन यूज लिवोनॉर्जेस्ट्रोल तो कर। वो ले चुकी हुई है, द बोलस डोज ऑफ इट। नहीं मैडम, वो बोलस डोज था। उसने देखो, लिवोनॉर्जेस्ट्रोल की उसने बोलस डोज ले ली। ठीक है, बोलस डोज का मतलब है 150 मिलीग्राम जी मैडम। लिवोनॉर्जेस्ट्रोल। जी अब मैडम। बोलस डोज उसने ले ली, उसके बाद हमने उसके साथ अगले दिन से ही ओसीपी शुरू कर दी, तो एडिशनल इफेक्ट तो लिवोनॉर्जेस्ट्रोल का भी चलेगा कुछ दिन। तो डू यू नहीं मैडम, स्टिल वो थिंक तो दैट जो शी नीड लास्ट। एडिशनल? नहीं मैडम, वो तो लास्ट जो उपसी हुआ था ना, वो उसके लिए। लेकिन इसके लिए नेक्स्ट वो 7 डेज के लिए ना एडिशनल कंट्रासेप्शन यूज करेगी, ओके। क्योंकि इसको ठीक है। इफेक्ट आने में। ओके। व्हाट अबाउट अबॉर्शन एंड दिस डिलीवरी, डिलीवरी या सेक्शन? मैडम जी जी मैडम। मैडम अगर अबॉर्शन हुआ है तो वो 5 डेज के बाद मतलब अपने वो यूज कर लेगी, मतलब विद इन फाइव कंट्रासेप्शन। डेज इधर विद इन 5 डेज, यस। इमीडिएटली और यस मैडम। मैक्सिमम विद इन 5 डेज। यस मैडम। यस अगर उसके मैडम। बाद आफ्टर 5 डेज करेगी तो फिर एडिशनल मेथड सेवन यूज डेज करेंगे। यस ठीक है। मैडम। एंड व्हाट अबाउट डिलीवरी? मैडम डिलीवरी के भी विद इन 21 डेज के अंदर अगर वो अपना मेथड यूज स्टार्ट कर दे, विद इन 21 डेज के अंदर, अगर विद ट्वेंटी इन। वन डेज मीन के 3 वीक्स? जी मैडम। इज इट एप्लीकेबल फॉर एवरी पेशेंट और देयर आर सम मैडम कंडीशंस? मैडम सीओसीपी के तो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो तो वो हम यूके इस वक्त 4 सिर्फ में आता है। सीओसीपी को ही डिस्कस कर रहे हैं, हम और कोई मेथड यूज नहीं कर रहे, हम सिर्फ आज के सेशन में सीओसीपी ही है या पीओपीज है। जी मैडम। मैडम विद इन अगर वो यूज करती है 21 डेज, तो वो यूके मैक 3 में आता है विद सीओसीपी। इन, नहीं, विद इन 3 वीक्स अगर, जी मैडम, वो सीओसीपी यूज करेगी तो वो यूके मैक 3 में है, तो हम अवॉइड करेंगे कि सीओसीपी यूज ना करें। अगर विद इन 3 वीक्स वो यूज करे एक ऐसे पेशेंट में जिसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के रिस्क का, तो फिर ये 2 में आता है, अदरवाइज ये 4 में आ जाएगा। यस मैडम। और अगर कोई थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क एग्जिस्ट करता है तो उसको हर हाल में हमें 6 हफ्ते के बाद शुरू करना है। और यस अगर मैडम। फर्ज किया कोई भी ऐसा मसला नहीं है, आपने जनरली उसको करना है, तो भी 6 हफ्ते के बाद ही करना है, यस नॉट द मैडम। 3 वीक्स। ठीक है। तो थ्री जी वीक्स मैडम। की जो है वो कुछ कंडीशंस हैं कि आपने उसको जो है वो कोई क्राइटेरिया ऐसा ना हो, और उसको आप जो है वो उसको शुरू करते हो आफ्टर 6 वीक्स। यस ठीक है। मैडम। ये आपने जो है ना वो करना है। और ये भी उस सूरत में 3 वीक्स में जब वो ब्रेस्ट फीड ना करा रही हो, तो ब्रेस्ट जी फीड मैडम। करा रही है तो फिर भी 6 हफ्ते ये का तो नहीं। क्राइटेरिया होगा। फिर जी आपको मैडम। उसमें 3 हफ्ते का क्राइटेरिया नहीं होगा, ब्रेस्ट फीडिंग में भी वीटी रिस्क में भी 3 हफ्ते का नहीं, 6 हफ्ते का। यस। ठीक है। ओके। अब इसमें जो है वो एक और भी चीज होती है कि आप पेशेंट चाहता है, अब ये हम स्टार्ट के ही सारे उसमें वो कर रहे हैं, ठीक है, और पेशेंट वांट टू स्विच वन मेथड टू ओसीपीज। मैडम उसमें हम मेथड देखेंगे कि वो जो नेक्स्ट मेथड यूज कर रहे हैं उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। अगर यानी जो जैसे पहले से मेथड यूज कर रहे हैं।
जी मैडम। हम्म। इनकी अगर वो पहले से जो मेथड यूज कर रहे हैं उसका हम मैकेनिज्म देखेंगे कि अगर हम्म। वो भी ओवुलेशन इनहिबिशन था तो उसमें फिर हम वो इस यूज कर सकती है, उसमें भी उसको कोई एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम्म। मेथड कुछ और था, जैसे अगर वो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट था, कि वो अगर आईयूसीडी यूज कर रही थी या हम्म। प्रोजेस्टेरॉन वाली मेडिसिन यूज कर रही थी जिसका मैकेनिज्म, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन में भी डिफरेंट मैकेनिज्म है। अगर प्रोजेस्टेरॉन की वो टैबलेट यूज कर रही थी जिसका थिकनिंग करती है सर्वाइकल म्यूकोजा को, तो उसमें भी फिर वो 7 डेज लेगी एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन पे। ये डिपेंड करता है मैडम पिछला जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था और अब वो सीओपीसी पे। अगर उसका भी हम्म। ओवुलेशन इनहिबिशन था तब तो उसको कोई एडिशनल कंट्रासेप्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम्म। मैकेनिज्म डिफरेंट है तो फिर उसको 7 डेज के लिए अपना इस मैकेनिज्म को एक्शन में आने के लिए टाइम लगेगा, तब तक वो एडिशनल कंट्रासेप्शन यूज करेगी। नहीं, एक तो देखो एडिशनल मेथड है ना, दूसरी चीज ये है कि क्या अगर फर्ज किया हमने कॉपर्टी निकाली, अब वो कहती है मुझे वो चाहिए, या फर्ज किया पेशेंट कोई रेगुलर ब्लीडिंग शुरू हो गई कॉपर्टी के साथ एंड शी वांटेड इट रिमूवल एंड बी स्विच्ड ऑन टू द ओसीपी। तो हमने उसकी कॉपर्टी निकाली और हम उसको जो लिख के देंगे मेडिसिन, ओसीपीज का नाम जो लिख के देंगे, उसको क्या बताएंगे? आज से ही शुरू कर ले। यस मैडम, उसमें यूज कर सकती है। उसके कर बाद स्टार्ट सकती है। कर। जी मैडम, 7 डेज के लिए वो एडिशनल कंट्रासेप्शन यूज करेगी। वो 7 डेज के लिए जो है वो एडिशनल उसने कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना है फॉर द ऑल यस। अदर नॉन हार्मोनल मेथड्स भी। और उसके अलावा जो है वो लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल जो है वो उसके साथ भी। और ये जी सारे का मैडम। सारा जो है वो एडिशनल उसने इवन पीओपीस के साथ भी जी एडिशनल मैडम। मेथड उसने यूज करना है। ठीक है। तो जी ये तो मैडम। हो गया जो कि हमने हमने उसको सिलेक्ट किया और उसके बाद सॉरी, सिलेक्ट किया और उसके बाद हमने उसको गाइड किया। ठीक है, कि इसको जी लेना मैडम। कैसे, क्योंकि लेने का तरीका तो हमने बता दिया कि कब लेना है और उसके अलावा कि उसको किस तरह से लेना है, यानी ऑन द सेम डे एवरी डे, सेम टाइम एवरी डे। अब इसमें जी ड्रग मैडम। इंटरेक्शंस क्या हैं? यस मैडम। मैडम इसमें अगर वो यानी एंजाइम इंड्यूसर लेती है तो उसमें उसकी हम्म। डोज उसको डबल करनी होगी। पहले तो बेहतर है कि हम्म। वो ले ही ना, लेकिन अगर हम्म। लेती है तो उसको डोज डबल करनी होगी। और दूसरी एक इसमें होती क्या है एंजाइम इंड्यूसर से आपकी क्या मुराद है? मैडम वो मेडिसिन जो यानी कि इसकी सीओसीपी के इफेक्ट को जल्दी खत्म कर देंगे, मतलब वो उसको जल्दी हम्म। मेटाबोलाइज कर देंगे। अच्छा, ठीक है। क्योंकि एंजाइम तो उन्होंने इंड्यूस किया जिसकी वजह से जी। उसका मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो गया और यस मैडम। और उससे ना उसका सीओसीपी का इफेक्ट कम हो जाएगा, उसकी ठीक है। इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, एफिकेसी कम हो जाएगी। उसके और लिए फिर फिर हमें एडिशन। जी ठीक है। मैडम। हाँ, तो फिर उसके उसके लिए लिए हमें हमारे पास हल क्या है? सपोज एक एंजाइम इंड्यूसर लेना भी जरूरी है, यानी वो ड्रग जो ले रही है वो लेना भी जरूरी है, ओसीपीज भी हमने देना है, तो उसका फिर हल क्या होता है? मैडम पहले तो ये कि वो अवॉइड करे, लेकिन अगर हमने देनी भी है जैसे आपने कहा तो फिर हम डबल डोज देंगे, डोज को करेक्ट करेंगे। या ऑल्टरनेट मेथड यूज करेंगे फॉर दैट ऑल्टरनेट टाइम मेथड। पीरियड? और यस एंजाइम मैडम। इंड्यूसर में कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं? मैडम सिमिटिडीन आती है, कार्बे सिमिटिडीन और कार्बिमोजिकोड। और मैडम हम्म। एक लेमिट्रिजिन है। बेसिकली लेकिन एपिलेप्सी की हाँ जी। मैडम। क्या? मैडम एपिलेप्सी जो की ड्रग्स जो यस, ले रही है पेशेंट। बारबिटूरेट्स है, फेनिटोइन है, कार्बेमाजिबिन है और लेमोट्रिजीन है। इवन यस अगर मैडम। लेमोट्रिजीन के साथ जो एंटी एप्लिक ड्रग है, अगर ये पेशेंट ले रहा होता है ओसीपी, उसकी तो उसमें लेमोट्रिजीन की ड्रग टॉक्सिसिटी हो सकती है, जी मैडम, उससे ओसीपी उसके का तो सीजर इफेक्ट बढ़ कम हो जाते गई होगा। और इसके हैं। जी। अलावा कौन सी मेडिसिन है? मैडम ये जो पीपीआई होते हैं पर जस्ट ये भी इफेक्ट करते हैं। एंटी ट्यूबरकुलोसिस जिसमें रिफेम्पिसिन खास तौर पे, यस एंटी मैडम। एचआईवी कुछ मेडिसिन उसकी, और एंटी फंगल ग्राइसियोफ्लेविन फल्विन। ओके ठीक है, मैडम। ये वो हैं जो सारे एंजाइम इंड्यूसर्स हैं और जो इसका इफेक्ट कम कर सकते हैं और इसको मैनेज करते हैं बाय इंक्रीजिंग द डोज ऑफ दिस ओसीपीज, या फिर यूजिंग एन ऑल्टरनेट मेथड। यस मैडम। मिस्ड पिल्स को कैसे मैनेज करोगे?
जी मैडम। मैडम मिस फील में ना हम पेशेंट से पूछेंगे कि वीक कौन सा इम्पोर्टेंट है। कि अगर वो कहती है कि मेरी फर्स्ट, पहले तो ये हम्म। कि वन पिल मिस हुई है। अगर वन पिल मिस हुई है तो उसमें हम उसको कहेंगे कि जब उसको याद आए तो रिसेंट पिल ले ले, मतलब वो जो उसकी मिस पिल थी वो उस टाइम ले ले जब उसको याद आई है। और नेक्स्ट हाँ डे वो जो उसकी रेगुलर जो डोज है वो उस टाइम ले ले जब वो लेती है। हाँ वन हाँ। टेबलेट मिस की है, उसमें उसको कोई एडिशनल कंट्रासेप्शन की भी जरूरत नहीं है, अगर वन ये है टेबलेट है। आपने बताया जो कि फर्स्ट वीक की पिल है। नहीं नहीं मैडम, पहले मैं वो बताने लगी, फिर मैंने वन टेबलेट का बताने लगी थी। वन टेबलेट अगर उसने मिस की है ओके तो। ओके। ओके। लेकिन देखो, वन टेबलेट का मिस होना पहले दूसरे तीसरे हफ्ते में इम्पोर्टेंट है या नहीं है? नहीं मैडम, इसका मैंने वन टेबलेट मिस होती है तो उसका वीक पे कोई डिपेंड नहीं, इफेक्ट नहीं होता। नहीं। देखो, होते हैं। जो हार्मोन फ्री इंटरवल है ना, हार्मोन फ्री जी। इंटरवल में क्या है, कभी कभी ये जो फेलियर रेट होते हैं ना, कोई करेंगे। हार्मोन फ्री इंटरवल है जिसमें आपने 21 के बाद छोड़ा, एक हफ्ता उसको दिया। उस एक हफ्ते में पेशेंट ब्लीड करता है, सपोज वो सेकंड डे से ही ब्लीड करना शुरू हो जाता है। फॉलिकल मैचुरेशन तो स्टार्ट हो जाती है सेकंड थर्ड डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। यस मैम। सो फॉलिकल यस स्टार्ट मैम। मैचुरेटिंग। और यस मैडम। उसमें जो अगर वो एक्सटेंड हो जाता है हार्मोन फ्री इंटरवल बाय मिसिंग वन या टू टेबलेट्स, तो उसमें फर्क पड़ता है, उसकी कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी पे फर्क पड़ता है। यस फर्स्ट और मैडम। थर्ड वीक ज्यादा क्रूशियल होते हैं एज कंपेयर टू द सेकेंड वीक। ठीक है, अमूमन वन पिल इतना ओवुलेशन रिस्क या प्रेगनेंसी रिस्क नहीं बढ़ाती, बट स्टिल इट हैज टू बी विजिलेंटली मॉनिटर्ड कि उसमें उसको हम अगर अगर ऐसा अनप्रोटेक्टेड क्वार्टर्स भी हो तो उसको हम एडिक्वेटली कवर करें बाय द ऑल्टरनेट मेथड टिल द टाइम ओके मिस मैडम। पिल इज टेकन अगेन। सपोज उसने एक दिन मिस की और उसी दिन अनप्रोटेक्टेड क्वार्टर्स हो गया, तो यस ये मैम। जरा मसला बन जाएगी। जी ठीक है। मैडम। अब अगर इसके अलावा और क्या आप इसमें बताएंगे मिस्ड पिल्स में? मैडम अगर वो दो पिल मिस करती है तो हम उसमें ना सबसे दो या दो से ज्यादा, तो हम उसमें इम्पोर्टेंट बात है कि हम वीक का पूछेंगे। अगर वो उसका टैबलेट का फर्स्ट वीक है तो उसमें उसको एडिशनल कंट्रासेप्शन की भी जरूरत है। और उसको हम कहेंगे 7 डेज जो नेक्स्ट है वो कंटिन्यूस टैबलेट ले, और उस दौरान भी यानी कि वो एडिशनल कंट्रासेप्शन यूज करेगी अगर वो फर्स्ट हाँ वीक है। अच्छा, और हाँ। मैडम अगर सेकंड वीक में मिस हुई है, अगर दो या दो अब से फर्ज तो। किया उसने, नहीं, एक एक मिनट बेटा, अब फर्ज किया उसने दो गोलियां मिस कर दी, दो जी दिन उसने मिस कर दी, तीसरे दिन उसको याद आया कि पिछले 2 दिन से तो गोली खाई ही नहीं, तो उस दिन आप उन दो मिस्ड पिल्स का क्या करेंगी? मैडम उसको नहीं कुछ करेंगे, अब वो जो रिसेंट वाली है ना नेक्स्ट वो टैबलेट लेगी। नहीं, मतलब नेक्स्ट ये डोज। देखो, दो गोलियां उसकी मिस हो गई, आज उसका थर्ड डे है, तो उसको हम कहेंगे कि एक गोली अभी ले लो क्योंकि अभी याद आया, और एक गोली रूटीन की रात को ले लो, ऐसा ही है रूटीन। ना? जी मैडम। तो कल के लिए उसको हम क्या कहेंगे? मैडम कल के लिए उसको कहेंगे कि वो 7 डेज कंटिन्यूस अपनी टैबलेट ले, तब तक वो एडिशनल नहीं, कंट्रासेप्शन यूज करे। इसमें इसमें हम आज का दिन भी कहेंगे एक गोली आज ले लो, एक गोली रात को ले लो, यानी अभी एक गोली और एक गोली रात को। अगले दिन भी वो दो गोलियां खाएगी। अच्छा। सही मैडम। फिर उसके बाद वो वन सेट टेबलेट पर डे वो चलती रहेगी उसकी रूटीन की। ओके मैडम। ठीक है। ये यस आप मैडम। इसको ये खास तौर पे कंफ्यूजन। कैसे करें, ये है फर्स्ट और सेकंड वीक की स्ट्रेटजी। जी मैडम। फर्स्ट एंड सेकंड वीक की स्ट्रेटजी ये है। ठीक है। और जी मैडम। अगर फर्ज किया, अगर उसने जो है वो 7 डेज हमने उसको एडिशनल मेथड यूज करना है, और अगर उन 2 दिनों में, यानी जी। अगर उसने कल और उसके अलावा जो पिछला एक दिन था उसमें अनप्रोटेक्टेड क्वार्टर्स हो गया, और उसने इन यस। 2 दिनों में नहीं ली, तो उसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी दी जाएगी। जी मैडम। जी मैडम, ठीक है। कंट्रासेप्शन भी हम देंगे, उसमें भी और हम यूज। उसको जी वो मैडम। करेंगे। अब वो फर्ज किया थर्ड वीक में आ गई, अगेन नाउ दिस टाइम पीरियड द थर्ड वीक इज वेरी नियर टू द हार्मोन फ्री इंटरवल, फर्स्ट एंड यस। थर्ड। तो अगर थर्ड में होता है तो फिर क्या करोगे? मैडम उसको कहेंगे कि जो रिमेनिंग पिल्स हैं, मतलब वो वाली एक्टिव पिल वो ले ले, और जो हार्मोन फ्री इंटरवल है उसको ओमिट कर छोड़ दे। दे। और जैसे ही वो खत्म होगा तो नेक्स्ट इनका अपना वो मेडिसिन स्टार्ट कर दे, मतलब वो फ्री वाले इंटरवल को मिस कर दे हाँ, अगर फ्री वाला इंटरवल नॉन। बस उसमें मिस करना होगा, ठीक है। जी उसमें वो मैडम। कॉन्टिन्यूसली वो लेती रहे। और उसके यस अलावा मैडम। अब देखो, हमने सेकंड वीक में ये सारी क्यों की, क्योंकि सेकंड वीक में सारी ओवुलेशन होनी है।
यस वो सारी मैडम। जो फर्टिलिटी विंडो है, इसलिए हम उसमें बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाते हैं इवन इन द फर्स्ट वीक, क्योंकि फर्स्ट वीक में फॉलिकुलर मैचुरेशन और सारा ओवुलेशन वाली ये चीजें चल रही होती हैं, वेरी नियर टू दैट ओवुलेशन टाइम पीरियड। सो वी आर मोर विजिलेंट अबाउट द फर्स्ट एंड द सेकेंड वीक और थर्ड वीक, इसलिए कि वो भी ज़ाहिर हार्मोन फ्री इंटरवल के करीब है। लेकिन उसमें हम सिर्फ स्किप करते हैं हार्मोन फ्री इंटरवल, और उसमें एक्टिव टेबलेट्स वो लेता है, पेशेंट लेता है, और उसके बाद वो कंटिन्यू कर लेता है अगेन विद अनदर एक्टिव पिल पैक। ठीक है। यस मैडम। लेकिन अगर जी प्रोजेस्टेरोन मैडम। ओनली पिल्स अगर मिस हो तो उसकी क्या सिनेरियो है? तो मैडम उसमें ये है कि अगर जैसे वन टैबलेट मिस हुई है तो हम देखेंगे कि वो कौन सी टाइप की ले रही है। जैसे ट्रेडिशनल है तो उसके 3 आवर्स का ज्यादा अगर वो मिस फील कर देती है तो ट्रेडिशनल से वो मुराद आपकी इम्पोर्टेंट है। क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिशनल? मैडम फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, हम्म। उसमें फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन वो ट्रेडिशनल है। और ठीक है। उसमें 27 आवर्स का गैप होता है। मतलब हम्म। अगर उसे मिस कर दी, जो उसमें डेजोजेस्ट्रिल है उसमें 36 आवर्स से अगर ज्यादा उसने मिस की है तो वो उसको अब उससे एडिशनल कंट्रासेप्शन की जरूरत वो है। तो थर्ड उसमें जनरेशन आ गई ना, ड्रॉस, डेजोजेस्ट्रॉल तो थर्ड जनरेशन आ गई। जी मैडम सर। और अगर हम्म। ड्रॉसपेरिनोन अगर उसने वो मिस की, अगर वो ले रही थी तो उसमें 48 आवर्स का इंटरवल होता है। अगर उसे 48 आवर्स से ज्यादा गुजर गए हैं तो फिर उसको एडिशनल कंट्रासेप्शन की जरूरत है। फिर उसमें अब मुझे मैडम ये अगर बताओ, हम बाय द इनके वे, देखेंगे उसको ठीक ठीक एडिशनल है मिस। कंट्रासेप्शन की जरूरत है तो उसको ओके। कहेंगे। हाँ ठीक है बताती जाए। जी। हम्म। जी मैडम ठीक है। अगर वो मिस हो गई है जैसे ट्रेडिशनल हाँ। में हुई है तो उसको कहेंगे अगर मिस होने के बाद क्वाइटस हुआ है तो उसको हम्म। कंट्रासेप्शन की जरूरत, इमरजेंसी कंट्रासेप्शन की जरूरत है। और उसके हम्म। बाद भी वो 48 आवर्स ये एडिशनल कंट्रासेप्शन यूज करेगी जब तक कि उसका इफेक्ट ना आए। क्योंकि जो ट्रेडिशनल पीओपीज हैं उसको 48 आवर्स लगते हैं अपना मैकेनिज्म एक्शन में आने के लिए। हम्म। उस दौरान और वो उसके अलावा और कंट्रासेप्शन यूज उसके करेगी। अलावा और अगर दो गोलियां मिस हों तो जिस जैसे हमने ओसीपीस की बात की है, उसी तरह से आज का दिन भी दो गोलियां लेगी, कल का दिन भी दो गोलियां लेगी, जी मैडम। और प्लस विद द जी मैडम एडिशनल इसमें, मेथड। ठीक है। और जी अगर इन मैडम। 2 दिनों जी। में वो हो गया तो फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन भी। जी ठीक। मैडम। जी मैडम अच्छा। और ड्रॉसपेरिनोन का ये है। जी मैडम हम्म। ड्रॉसपेरिनोन का ये है कि उसको कहेंगे कि अभी वो एडिशनल वो कंट्रासेप्शन चूज करें, इमरजेंसी कंट्रासेप्शन। और उसके बाद भी 7 डेज के लिए, क्योंकि ड्रॉसपेरिनोन को अपना इफेक्ट आने में 7 डेज लगते हैं, तो तब तक वो हम्म। एडिशनल कंट्रासेप्शन यूज करेगी। ओके। अब ये बताओ कि जैसे हम इसमें देते हैं मेथड टू गिव द ओसीपीस, व्हाट इज द स्पेसिफिक जी मेथड टू गिव पीओपीस? इज इट डिफरेंट फ्रॉम द यस ओसीपीस मैडम। यानी यस कंबाइंड, मैडम। या वही है? नहीं मैडम इसका डिफरेंट है। इसमें हम्म। यानी कि इम्पोर्टेंट ये है कि अगर ब्रेस्ट की मतलब कार्सिनोमा की या ब्रेस्ट की हिस्ट्री है फैमिली में या अपनी, तब वो यूज नहीं करेगी। अगर पेशेंट नहीं, को ये तो कोई बेटा लीवर, कॉन्ट्राइंडिकेशन है ना, कॉन्ट्राइंडिकेशन है। लेकिन मैं उसकी रिजीम के बारे में बात कर रही हूँ इस वक्त। मैडम इसकी इस मैडम कंटिन्यूअस रेजीम होती है। मतलब एक Continuous होती है जो, regime with the first, second, third generation, and जी cyclical regime with drosperinone tablets. ड्रॉसपेरिनोन, जी मैडम उसमें 24 ठीक है। होती हैं हाँ, ड्रॉसपेरिनोन, उसमें जी 24 मैडम। होती हैं, 4 डेज के उसमें, वो 4 डेज के लिए ऑफ होता है, और फिर उसको, लेकिन बाकी जो हैं उसमें ये कॉन्टिन्यूस पिल्स के तौर पे होती हैं, एंड दिस थिंग नीड्स टू बी रिमेम्बर्ड। ठीक है। दीज आर यस द मैडम। आइडियल फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर, जहाँ पे और कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है फॉर यस मैडम। यूजिंग प्रोजेस्ट्रॉन। ब्रेस्ट सी की यस जो आप बात कर रहे थे, डेफिनेटली प्रोजेस्ट्रॉन हैज अ मोर बैड इफेक्ट ऑन द ब्रेस्ट टिश्यूज एज कंपेयर टू दैट विद द ईस्ट्रोजन्स। ठीक है। अब मैडम। इसमें कौन सी एडिशनल हेल्थ कंडीशंस होंगी वेयर ओसीपी शुड बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मेथड ऑफ चॉइस, provided there is no contraindication to use the OCPs? मैडम ये क्वेश्चन दोबारा कर, समझ नहीं आई मीन के जिनमें हमें कॉन्ट्रासेप्शन के लिए तो हम देते ही हैं ना, लेकिन अदर देन है। कॉन्ट्रासेप्शन और यस। क्या प्रॉब्लम्स होंगे जिनमें हम ये इस्तेमाल ओके कर ओके। सकते हैं ओसीपीज, और इनका एडिशनल बेनिफिट होता है? ओके ओके मैडम समझ आ गई। मैडम अगर पेशेंट को इरेगुलर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो तो हम्म। उसको हम उसमें हम यूज कर सकते हैं। सेकंड अगर पेशेंट को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है तब हम हम्म। यूज कर सकते हैं। अगर हम्म। पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस हो तब हम हम्म। यूज कर सकते हैं। और सेकंड अगर पेशेंट पीसीओएस है विद एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट भी है और साथ ही उसको इरेगुलर साइकिल भी है, तब भी हम हम्म। सीओसीपी यूज कर सकते हैं। और इसका और भी एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट होता है।
जी मेलिग्नेंसीज में इसका क्या रोल है, बढ़ाना या मैडम, कम करना? जी जी मैडम, मैं बताती हूँ मैडम। ये मतलब ओवेरियन को और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा को के इफेक्ट को कम करते हैं इनके, और हम्म, कोलोन कैंसर को भी सीओसीपीज कम करती हैं, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर को और सर्वाइकल कैंसर को ये बढ़ाती हैं खाती है। सीओसीपीज। और वो जी मैम। ड्यूरेशन डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, और जिनका कम करने का इफेक्ट है ऑन द एंडोमेट्रियल, ओवेरियन एंड कोलोरेक्टल, दिस अगेन इज ड्यूरेशन डिपेंडेंट। ठीक है, यस 10 साल मैडम। के लिए करो तो ये तकरीबन 50% तक तो एंडोमेट्रियल का ही काम होता है, एंड द सेम रेशियो फॉर द ओवेरियन, और तकरीबन 20% के करीब कोलोरेक्टल कैंसर। सो दीज आर द यस एडिशनल गुड इफेक्ट्स जो कि इसमें हो सकते हैं। साइड इफेक्ट में ज्यादा लीथल कौन से हैं साइड इफेक्ट्स में से? दीज आर द यस गुड इफेक्ट्स ऑफ इट। और जो अब जो हम पेशेंट की हिस्ट्री और उसकी जी। कैटेगराइजेशन एंड द सेलेक्टिविटी जो क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू द मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ कोर्स, उसमें हमें ये भी चीजें साथ शामिल करनी है कि क्या इसमें कोई ऐसी, जैसे हम एंडोमेट्रोसिस में करते हैं, तो अदर देन कॉन्ट्रासेप्शन भी हम इसको यूज कर रहे होते हैं, यानी ना भी कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए हो तो फिर भी इसका इस्तेमाल हमें समझ में आता है। तो अब ये जो है ओवेरियन, ओवेरियन की बात जो जी। हम कर रहे हैं, क्या इसमें BRCA1 या 2 या इवन उसमें जो ब्रेस्ट कैंसर है, तो जेनेटिक म्यूटेशन यस मैडम। वही इफेक्ट होगा या फर्क ज्यादा होगा? जी मैडम, इसमें ये है कि जिसमें बड़का म्यूटेशन है उसमें अगर सीओसीपीज यूज करते हैं, ओवेरियन कैंसर तो कम हो जाता है, लेकिन हम्म। ब्रेस्ट कैंसर पे कोई इसका इफेक्ट नहीं होता। इनके अगर सीओसीपीज जो यूज करेगा उसको जो मतलब वो उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होना है वो होना है, लेकिन सीओसीपीज यूज करने से ओवेरियन कैंसर कम हो जाएगा इन बड़का म्यूटेशन वालों में। हम्म। और ये दूसरी चीज ये है कि इसमें जो अगेन डोज डिपेंडेंट एंड ड्यूरेशन डिपेंडेंट, क्योंकि जो ओके। जेनेटिक म्यूटेशन वाले हैं उसमें ये इफेक्ट ज्यादा होता है आफ्टर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ यूज। अदरवाइज यस फॉर मैम। 5 इयर्स इसका सेम इफेक्ट होता है, वेदर जेनेटिक म्यूटेशन है या नहीं है, दोनों में। तो यस अगेन मैम। डोज एंड ड्यूरेशन डिपेंडेंट इसका इफेक्ट होता है। और बैड इफेक्ट्स में क्या इंपॉर्टेंट चीज है? मैडम सीओसीपीज की। हाँ, इसी की। जी मैडम, अगर पेशेंट यानी कि इरेगुलर यूज करती है, कभी मिस कर देते तो इसमें इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है हाँ। सीओसीपी यूज करने वाले में। और हम्म। मैडम एक तो यही इरेगुलर होता है। ब्लीडिंग अगर हो जाए तो उसको कैसे मैनेज करोगे? मैडम सबसे पहले तो हम हिस्ट्री लेंगे और एग्जामिनेशन करेंगे कि पेशेंट कंटिन्यू यूज कर भी रही है या नहीं कर रही, हो सकता है वो हम्म। सही से यूज कर ही ना रही हो। उसके अलावा हम्म। हम लोग रूल आउट करेंगे, प्रेगनेंसी को रूल आउट करेंगे। सेकंड हम उसको वो इंटरमेंस्ट्रुअल पोस्ट क्वार्टर ब्लीडिंग को रूल आउट करेंगे। और हम्म। और इसके अलावा मैडम देखेंगे कोई वो करके एसटीआई को रूल करेंगे और एग्जामिनेशन करेंगे सर्विक्स का, ताकि कोई वो एट्रोपी तो नहीं बनी हुई, कोई पॉलिप तो नहीं है, कोई एसटीआई वगैरह, हम्म। कोई डिस्चार्ज ठीक है, वगैरह उसके तो बाकी नहीं है। कॉजेज रूल आउट करेंगे, वरना Rule out अमूमन करें। कि जब हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हम मायरीना के बारे में कहते हैं कि एडजस्ट होने में टाइम लग सकता है, यस मैडम। सो इज विद दिस के उसमें एक आप सिंथेटिक प्रेपरेशन यूज करते हो तो बॉडी हैज टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली फॉर टेकिंग अ टाइम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स एटलीस्ट। अदरवाइज अगर नहीं मसला हल होता और उसकी कोई और वजह नहीं है, मिस्ड पिल भी आपने देखनी होगी कि वो तो नहीं, कहीं पेशेंट ये रेगुलर यूज तो नहीं लेती, कभी सुबह कभी शाम, तो ऐसी सूरत में फिर आप उसकी डोज बढ़ा दो। ठीक है, और क्या ओके। जी साइड मैडम। इफेक्ट हो सकता है? एस्टर जी मैडम, एस्ट्राडायोल की डोज को हाँ। इंक्रीज करते हैं ठीक है। अगर इरेगुलर ब्लीडिंग ठीक हो। है, और क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? मैडम पेशेंट कह सकती है हेडिक वगैरह की कंप्लेन कर सकती है, हेडिक हो सकता है, लेकिन इज उन्होंने ये हेडेक भी बताया। ऑलवेज रिलेटेड विद द यूज ऑफ ओसीपीज? नहीं मैडम, प्रोजेस्टेरॉन से ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन से होता है ना हेडिक। हम्म। और ये हो तो उसमें उसका हल क्या है फिर, अगर हेडेक हो तो उसमें फिर हल क्या है? प्रोजेस्ट्रॉन से होता है या ईस्ट्रोजन से भी हो सकता है? बल्कि ईस्ट्रोजन मैडम। विड्रॉ जब होती है हार्मोन फ्री इंटरवल में, तो उसमें भी पेशेंट को हेडेक होना शुरू हो जाता है। जी मैडम। तो और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होता है उसमें भी ईस्ट्रोजन कम ही हो रहा होता है ल्यूटियल फेज में, जबकि प्रोजेस्ट्रॉन इज एट इट्स पीक। जी मैडम। हम्म। तो तो उसका क्या either वो होगा? increase either decrease the dose of estrogen or change the type of progesterone। जो यस मैडम। पीएमएस वगैरह को ज्यादा, जैसे एंटी मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड ड्रोस्पेरिनोन, फिर आप उसकी प्रेपरेशन यूज करो। ठीक है। तो यस। हेडेक की तो ये मैनेजमेंट हो गई। और
और इसमें क्या साइड इफेक्ट है? मैडम वेट इंक्रीज हो सकता है, हाँ। सीओसीपी से वेट इंक्रीज रियली, होता है। रियली वेट गेन इज ड्यू टू दिस? ये भी एक और मैडम, डायलेमा है जिसमें हम लिंक कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। क्योंकि यस मैडम। नॉट नेसेसरीली हम लोग इस इन चीजों को बहुत फ्रीक्वेंटली लिंक करते हैं इसके साथ, जबकि हम्म। ऐसा नहीं होता। वो- तो इसमें हमें अगेन सॉर्ट आउट करना पड़ेगा द लाइफस्टाइल फैक्टर्स और ये सब चीजें। और उसमें अगेन हम फिर एंटी मिनरल कॉर्टिकॉइड प्रिपरेशन वाली चीजें यूज कर सकते हैं अलोंग विद द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। जी। ठीक है। और सबसे यस। इंपॉर्टेंट तो आपने रिस्क फैक्टर बताया ही नहीं, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, यस मैडम, ट्रू। जो कि 3 to 3.5% में है और उसमें 1% यस। फेटल होते हैं। यस मैडम। ठीक है। उसमें भी फिर जो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म वाली चीज है उसमें भी फिर आपने इसी तरह से उसका जो सेफ चीजें हैं आपने उनको फिर प्रमोट करना है, यानी जो सेफ प्रेपरेशंस हैं उसमें आप लो डोज वाली प्रेपरेशन यूज करो। लेकिन अगर कोई फ्रेश है या हाइपरलिपिडीमिया है देन यूज एन ऑल्टरनेट कॉन्ट्रासेप्शन। ओके ये मैडम। ऑल्टरनेटिव मेथड पे आप चले जाओ। ये है जो न्यू इन ऑनसेट, अगर किसी में हिस्ट्री हो तो वो तो वैसे ही मेडिकल जी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नंबर 4 बन जाती है, तो वो तो जी उसमें मैडम। आपने शुरू करना ही नहीं है। ठीक है। और और उसके अलावा और क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? मैडम, इसके अलावा अगर यानी उसने हाई फीट पे जाना है तब भी हम उसको स्टॉप करते हैं। हाँ। अगर पेशेंट यानी कि हाई एटीट्यूड पे जाना है तो तब हम उसको बेसिकली ये कहेंगे जो वही। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म वाला भी रिस्क है, ये भी ज्यादातर उनमें होता है जो कभी शुरू करते हैं कभी बंद कर देते हैं, फिर 2 महीने बाद याद आया दोबारा ले लिया। ये जो चीजें हैं ना, बार बार उसको स्टार्ट करना बंद करना स्टार्ट करना रीस्टार्ट करना, ये सब चीजें इसको अवॉइड करना चाहिए। सो दिस इज अनदर सेफ्टी मेजर जो कि हम ओसीपीज के हिसाब से देख सकते हैं। नौजिया कुछ लोगों को बहुत होता है, तो उसके लिए भी ब्लड। हम ईस्ट्रोजन की डोज को कम कर देते हैं। ठीक है। ओके मैडम। और बाकी ये कि नौजिया के लिए एस्ट्रोजन की डोज को कम करेंगे और पिल पेशेंट रात को लिया करेगी, यानी उसने ओके। फिर दिन में नहीं लेना, रात को लेगी। और अगर फिर भी उसका परसिस्ट करता है तो फिर उसमें प्रोजेस्ट्रोजन ओनली पिल्स विल बी द राइट आंसर। ठीक है। डिस्मेनोरिया ओके अगर मैडम। बहुत हो तो एक्सटेंडेड पिल 24/4 वाली जो है वो इस्तेमाल कर लो। ठीक है। और ओके। अब इसमें मुझे ये बताओ कि फॉलो अप क्या होगा? पेशेंट फॉलो अप को एक मैडम। दफा शुरू कर दिए। जी हाँ। मैडम, फिर उसको पहले 3 मंथ में बुलाएंगे, उसके बाद एनुअली बुलाएंगे, एनुअली के बाद एनुअली में हम हर ईयर उसको बुलाएंगे और उसमें उसकी तो हिस्ट्री कितने लेंगे, अरसे के उसका लिए हम ब्लड। उसको कहेंगे कि अभी यूज करें? मैडम, पहले तो फर्स्ट 3 मंथ, उसके बाद 1 ईयर फॉलो अप है। और ठीक है। 50 ईयर तक वो यूज कर सकती है अगर कोई और इशू नहीं है तो हाँ। और मैडम, जब 1 ईयर फॉलो अप पे आएगी तो तब हमने उसकी हिस्ट्री दोबारा से लेनी है। हो सकता है जब उसका पहले कोई यूके 3 या 2 था तो हो सकता है वो यूके 3 में हो क्राइटेरिया, तो उसकी दोबारा से हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन करना है और बीएमआई उसका देखना है और ब्लड प्रेशर उसका देखना है, हम्म। अगर दोबारा 1 ईयर फॉलो अप पे क्योंकि आती है। 45 एज पे आप उसको रिव्यू करोगे फॉर अगेन सेफ्टी फॉर कंटिन्यूइंग इट। 50 इयर्स तक दे तो सकते हो लेकिन आपको रिस्क फैक्टर, चूंकि एक एज 45 के बाद थोड़ा सा बाकी मेडिकल डिसऑर्डर्स भी साथ स्टार्ट हो सकते हैं। सो अगेन यू हैव टू रिव्यू इट, मतलब कि इसमें इसको कितने अरसे के बाद जो है वो फिर इसको हम दे सकते हैं। और क्या हम इसको एज HRT यूज कर सकते हैं? मैडम, उसमें यूज कर सकते हैं जिसके प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो जाए, जिसमें हम्म। उसमें हम यूज फर्ज कर किया सकते किसी हैं। वजह से हमने पेशेंट की हिस्टेक्टमी हमें करनी पड़ी, उसमें ओवरीज भी निकल गई, तो उसमें यस मैडम, यूज कर सकते हैं अगर वो उसमें फॉल उस थर्टी पे आ फाइव रही एज हो पे कर दी क्राइटेरिया तो। पे। हम्म। यस मैडम, अगर क्राइटेरिया पे आ रही हो, सारे को हिस्ट्री वगैरह लेके रूल आउट कर फिर हम उसको दे सकते हैं सीओसी पे। अगर ओके। हिस्टेक्टमी हुई हुई है मैडम तो फिर तो उसको प्रोजेस्टेरोन तो नहीं नहीं, नहीं। फिर तो जरूरत है भी नहीं है, अगर तो ओवरीज हैं तो फिर तो जरूरत ही नहीं होती ना। लेकिन अगर हिस्टेक्टमी हुई हुई है तो फिर प्रोजेस्टेरोन तो देने की जरूरत ही नहीं होती है। नहीं है। जी मैडम, प्रोजेस्टेरोन तो है ओनली एंडोमेट्रियल सेफ्टी के लिए बस, और उसका कोई ऐसा खास मकसद नहीं होता। ठीक है। अब इसमें फॉलो अप में और क्या चीज आ जाएगी? फॉलो पे मैडम दोबारा से हिस्ट्री लेंगी और एग्जामिनेशन करेंगे, अब मैं बीएमआई ये उसका देखना है देखेंगे। पेशेंट प्रॉपरली ले रही है या नहीं ले रही, वो उस तरीके से सेटिस्फाइड है कंप्लाइंट है। या नहीं है। जी मैडम। BM है देखो, वो ज्यादा इमोबिलाइज तो नहीं रहती। जी। फिर ये सारी चीजें हैं जो आपने उसमें देखनी है।
अगर यस हमने कोई मैडम। सर्जरी करनी हो तो उससे कितना अर्सा पहले इसको बंद कर देना चाहिए? मैडम 4 वीक पहले, हाँ सीओसीपी को ठीक है। 4 वीक पहले। हाँ, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन को वो कहते हैं कि जरूरत नहीं है उस करने की। ठीक है। व्हाट आर द अपडेट्स इन, अभी लेटेस्ट इनोवेशन जिसमें क्या है, यानी आप क्या चीजें हैं जो आप एज अ लेटेस्ट इनोवेशन आप यूज कर सकते हैं, व्हाट आर इन द पाइपलाइन? बेसिकली मेरा मकसद ये पूछने का, व्हाट मेथड्स आर इन पाइपलाइन नाउ? मैडम सीओसीपीज में? हाँ, इसी की बात हम कर रहे हैं ना। मैडम पता नहीं। वंस अ मंथ पिल, इट साउंड्स वेरी स्ट्रेंज है ना। यस मैडम। वंस अ वीक वाली पिल तो चल रही है बाहर, लेकिन वंस अ मंथ पिल जो है वो अभी ट्रायल बेसिस पे चल रही है। उसमें एक स्लो रिलीज जो है वो छोटा सा टूल होगा किसी कैप्सूल के अंदर बंद, जो पेशेंट के स्टमक में रह सकता है और ड्रग रिलीज कर सकता है स्लोली एंड स्लोली, बिकॉज दैट जो टूल है जो कि कैप्सूल अंदर जब जाएगा वो थोड़ा सा खुल जाएगा एंड दैट इज लार्ज इनफ कि वो उसके उधर से गुजर सके, ड्यूडेनम में जा सके या इंटेस्टाइन में जा सके। सो इट विल स्टे देयर इन द स्टमक और उसमें से स्लो रिलीज होगा। और ओके। इसके अलावा जो बाकी जो हैं उसमें बेसिकली डिफरेंट कॉम्पोजिशंस ही आ जाती हैं, उसकी ये जो है इसकी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की, कि नेचुरल ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो जैसे कि हमने बात की है कि इसमें डायनो जो है वो सारा जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की डिफरेंट प्रेपरेशन उसके साथ कंबाइन करके, तो वो वाली चीज़ें हैं जिसमें ओ पिल भी आ जाती है और बाकी स्लिंट के नाम से भी है जो कि वो भी पीओपी में आ जाती है। तो ये हैं जो चीज़ें के जो कि अब पाइपलाइन में हैं। फिर एक और चीज़ है जो माइक्रो एरे पैच कहलाता है। ये पैच खास तौर पे एचआईवी पेशेंट में यूज किया जाता है एंड विच हैज अ पोर्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ये इस पैच में बेसिकली एक प्लास्टिक लेयर के नीचे बिल्कुल माइक्रो छोटी सी नीडल्स होती हैं, जो पैच पेशेंट अगर कहीं पे भी लगाता है, स्किन के ऊपर लगाता है, तो दैट दैट गोज इनटू द डर्मिस, जो माइक्रो नीडल्स हैं, और वो वहां से ड्रग रिलीज करती हैं। और अमूमन ये 1 महीने से लेके 3 महीने तक ये एप्लीकेबल होता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर इन पाइपलाइन, देन होपफुली बैंड्स भी होते हैं, नेकलेस भी होते हैं, ये सब चीजें हैं जो भी पाइपलाइंस में हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है वक्त के साथ ये अवेलेबल हो जाए। और इनको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर फ्रेंडली बनाया जाता है कि पेशेंट की अपने ऊपर डिपेंड ना करे, दवाई खानी है रोज खानी है एक ही टाइम पे खानी है। बहुत ज्यादा एरर इसमें होता है कि पेशेंट भूल जाए। तो इसको जो है वो ज्यादा एक यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए फिर ऐसी चीजें निकाली जाती हैं कि मरीज बस एक ही दफा ले और उसके बाद फिर उसको रोज के रोज याद ना करना पड़े। जैसे लार्क मेथड है वो इसीलिए सक्सेसफुल ज्यादा होते हैं कि उनका परफेक्ट यूज हो रहा होता है, नॉट द टिपिकल यूज, वो कंज्यूमर डिपेंडेंट नहीं होता। तो इसलिए जो है वो ये चीजें पाइपलाइन में हैं। चलें जी, अब हम बंद करते हैं अब हमारी क्लास, और नेक्स्ट फिर मैं देखती हूँ कौन सा मेथड हमने डिस्कस करना है। इफ यू हैव सम सजेशन तो आप मुझे बता सकते मैडम थैंक यू सो मच। मैडम मुझे लगा था मुझे सीओसीपी आता है, लेकिन आपके पढ़ाने के बाद समझ आई मुझे तो काफी चीजें नहीं आती। बट इट वाज अ वेरी गुड डिस्कशन विद यू ऑफ कोर्स, कि उसमें थैंक यू पढ़ा मैडम, हुआ थैंक यू हो सो तो मच। थोड़ा सा पढ़ाने वाले को भी मजा आता है। मैडम थैंक यू सो मच, मुझे हाँ। बहुत मजा आया है। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैडम। अल्लाह हाफिज। हेलो। अल्लाह हाफिज मैडम। ना। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ एक्सक्यूज जी। मी मैडम। हेलो।